हिजबुल्लाह का इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा अटैक। हिजबुल्लाह का इजराइल पर अब तक का सबसे विनाशक हमला है ये। क्या ये हमला ऑल आउट वॉर की शुरुआत है, इसकी बात करेंगे। दूसरी खबर, इजराइल का हिजबुल्लाह से इंतकाम शुरू हो चुका है। इजराइल ने कह दिया है इस हमले का हिसाब चुकाना होगा और हिजबुल्लाह को हिसाब चुकाना ही होगा। यह भी एक बड़ी खबर जिस पर नजर रहेगी। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिकी इलेक्शन से वर्ल्ड वॉर की आशंका। ये देखिए, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। और चौथी बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में विध्वंस का अमेरिकी इलेक्शन से क्या कनेक्शन है, ये भी बात करेंगे। चौथी बड़ी खबर है, अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक रूस नॉर्थ कोरिया की जंगी तैयारी। ये इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। सेंट्रल गाजा में इजराइल का भयंकर हमला। इजराइल का हमला रुक नहीं रहा। गाजा में दीर अल बलाह के स्कूल पर बमबारी की गई है और इस बमबारी में 30 की मौत, 100 घायल। आईडीएफ का दावा, स्कूल था हमास का कमांड सेंटर। और दीर अल बला पर विध्वंसक हमला हुआ है। खादिजा स्कूल में 3 मिसाइलें गिरी हैं। धमाके में 15 बच्चों की मौत का दावा है। या अल्लाह, या अल्लाह, कसम المدرسة या अल्लाह, कसम المدرسة या रब, या रब, شو खदीजा, खदीजा। और खान यूनिस में इजराइल की बमबारी। एक बड़ी खबर, हमास के 3 ठिकानों पर प्रचंड अटैक हुआ है। आईडीएफ का दावा, हमास के लॉन्च पैड तबाह किए। तो 3 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं एक साथ। तीनों खबरें देखिए। गाजा में इजराइल का अटैक, जो हमने आपको सबसे पहली खबर दिखाई। अटैक रुक नहीं रहे हैं। दीन अल बला के स्कूल पर हमला। एक और धमाका जिसमें 15 बच्चों की मौत का दावा और हमास के 3 ठिकानों पर प्रचंड अटैक, ये कहा है आईडीएफ ने। खान यूनिस में भी इजराइल की बमबारी दिखी है। और हमारे संवाददाता सुमित अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अभी अभी लेबनान से लौट कर आए हैं, हिजबुल्लाह के उस वॉरफ्रंट से लौट कर आए हैं जहां से वो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दे रहे थे। हिजबुल्लाह की बात अभी करेंगे सुमित, लेकिन आईडीएफ की ये बमबारी क्या बताती है? गाजा में इतना बड़ा अटैक एक बार फिर। देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो बड़ी बात यह है गौरव की पूरी तरीके से इजराइल ने गाजा के अंदर बड़ी बम्बारमेंट या बड़े स्ट्राइक करनी शुरू की, क्योंकि वो वहां से निकलना भी चाहते हैं। वो अपने गोल्स को अचीव करके जल्द से जल्द वहां निकलना चाहते हैं। अभी सबसे ज्यादा दिक्कत उनके लिए खान यूनिस और राफा का एरिया बना हुआ है। यहाँ पर भले ही वो बैठ गए हों, राफा के अंदर उन्होंने इजिप्ट से काट दिया हो गाजा को, लेकिन अभी भी रहकर वहां पर बड़े अटैक्स किए जाते हैं। अभी भी वहां पर हमास के जो कैडर्स हैं, उनके जो टनल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल उनके लिए हिजबुल्लाह बड़ी चुनौती बन गया और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ के मिशन को अपने हाथ में लेकर हैंडल करके इसको स्टेबल कर वो यहाँ से मूवमेंट करे नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ, जो कर नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से ज्यादातर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी जगहों को टारगेट किया जा रहा है। और इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी वो जो हमास है वो स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस के अंदर से कमांड कर रहा है। और यही वजह है कि ज्यादातर अटैक उन्हीं इलाकों में किए जा रहे हैं। ठीक है सुमित, आते हैं इस पर और बात करते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स का प्रचंड अटैक देखने को मिला है। बलाटा रेफ्यूजी कैंप के पास बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने ड्रोन से बम गिराए। उधर राफा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला। बमबारी से ट्रीटमेंट प्लांट में तबाही, सोलर सिस्टम भी पूरी तरह तबाह कर दिया। और इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। गैलिली में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। आईडीएफ ने 50 कत्यूशा रॉकेट इंटरसेप्ट किए। ولع الخبط ولعت
और खार्किव में रूसी सेना पर बड़ा अटैक हुआ है। रूसी टैंक पर मिसाइल अटैक हुए हैं। बेस में रखे विस्फोटकों में भी धमाका हुआ है। पुतिन की अध्यक्षता में रूसी नेवल परेड की शुरुआत हो चुकी है। सेंट पीटर्सबर्ग के नेवा नदी में रूसी नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। 30 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस की तैयारी है। Осуществляется строительство еще 2. तो आइए आपको 8 बड़ी खबरें मैं दिखाता हूं। Продолжается серийное производство модернизированных многоцелевых. आइए आपको 8 बड़ी खबरें मैं दिखाता हूं। ये 8 बड़ी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये 8 खबरें जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। आप देखिए, सेंट्रल गाजा में इजराइल का भयंकर हमला मैंने आपको दिखाया। दीन अल बला पर विध्वंसक हमला किया गया। हमास के 3 ठिकानों पर प्रचंड अटैक किया गया और बलाटा रेफ्यूजी कैंप के पास बमबारी की इजराइल ने। ये 4 बड़ी खबरें। अब 5वीं एक और बड़ी खबर गाजा से ही है। देखिए, यहां पर राफा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर इजराइल ने हमला किया और उनका सोलर सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया। और इजराइल पर हिजबुल्लाह ने फिर जवाब में कार्रवाई की। गैलीली में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे हैं, कत्यूशा रॉकेट। इसके बाद अब 2 खबरें देखिए रूस और यूक्रेन वॉर से। खार्किव में रूसी सेना पर बड़ा अटैक हुआ है और दूसरा, नेवा नदी में रूस की नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन वहां पर मौजूद थे, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि उनका होम सिटी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो कौन सी है। वो है इजराइल में फुटबॉल ग्राउंड पर विध्वंसक हमला। और उस पर और तमाम खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ जनरल बख्शी जुड़ चुके हैं और एम्बेसडर वोरा हैं। दोनों को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, हमेशा आप उनको इस कार्यक्रम में देखते हैं, उनसे जुड़ेंगे हम। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। उससे पहले मैं आपके पास आऊं, एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। इजराइल में फुटबॉल ग्राउंड पर विध्वंसक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट बरसाए हैं। रॉकेट हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गोलान हाइट्स के मजदल शम्स में अटैक किया गया है। हमले के वक्त फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे, 100 से ज्यादा लोग थे। ياكو ضرب دور بشرفي شرف امي اي بعرض امي الحق एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के हमलों से गोलान हाइट्स दहल गया। हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट्स यहां पर दागे। मजदल शम्स इलाके को टारगेट किया। रिहायशी इलाकों में हमलों से हड़कंप मच गया। दहशत के बीच इधर उधर भागते दिखे लोग। ياكو ضرب دور بشرفي شرف امي اي بعرض امي الحق तो इस खबर से जुड़ी 2 बड़ी ब्रेकिंग्स आप देख रहे हैं और विजुअल्स देख रहे हैं। आप देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने मजदल शम्स में एक फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट बरसा दिए, जिससे कई बच्चों की मौत हुई है। रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया है। इन दोनों खबरों के बारे में मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं, अपने मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको दिखाना चाहता हूं इसी से जुड़ी हुई। देखिए, एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने हमले से इनकार कर दिया है। फुटबॉल मैदान पर रॉकेट दागने से उसने इनकार कर दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह का दावा खारिज कर दिया है। 7 अक्टूबर के बाद सबसे घातक हमला है ये आईडीएफ ने माना है। मारे गए लोगों की उम्र 10 से 20 साल के बीच है, ये भी आईडीएफ कह रही है। अब अगर हमला हिजबुल्लाह ने नहीं किया और हिजबुल्लाह इस हमले को नहीं ओन कर रहा है, तो फिर ये हमला किसने किया? सवाल तो यही है। और हिजबुल्लाह ने अगर किया तो हिजबुल्लाह इस अटैक को ओन क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ और बड़ी जानकारियां देना चाहता हूं। हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, जरा आप देखिए ये तस्वीरें। फुटबॉल मैदान पर हमला किया गया, 12 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी इजराइल में हड़कंप, 40 से ज्यादा रॉकेट दागे। अब गोलान हाइट्स में हमला हुआ, रिहायशी इलाके टारगेट कर रहा है यहाँ पर हिजबुल्लाह। मजदल शम्स में दहशत, भागते नजर आए लोग।
अब सवाल यह है कि इजराइल में 7 अक्टूबर का अटैक पार्ट 2 था क्या ये? हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से दहल गया उत्तरी इजराइल। गोलान हाइट्स, किरियत शुमोना में 40 से ज्यादा रॉकेट अटैक हुए। मजदल शम्स में एक फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट बरसाए गए, 12 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल है। हिजबुल्लाह का हमले से इनकार, इजराइल का दावा उसने खारिज कर दिया। 7 अक्टूबर के बाद सबसे घातक हमला है, ये आईडीएफ कह रहा है, और वो हिजबुल्लाह के इनकार को भी खारिज कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का ये जो कहना कि हमने हमला नहीं किया, ये गलत है, और मारे गए जो लोग हैं उनकी उम्र 10 से 20 साल या अमूमन बच्चे या फिर किशोर। मेरे साथ जनरल बख्शी हैं, अब्बासिर वोरा हैं और सुमित है। सुमित, एक छोटा सा 30 सेकंड का मुझे 30 सेकंड का जानकारी दीजिए आप, क्योंकि वही लेबनान से लौट कर आए हैं। ये मजदल शम्स, वो जो लेबनान वाला इलाका है, वो जो बॉर्डर है, उससे कितना दूरी पर है, और हिजबुल्लाह के इस दावे में कितना दम कि हमने हमला नहीं किया? बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। देखिए, सबसे बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि मैं गोलान हाइट्स के इलाके में गया हूं, वहां पे यूनिफिल की फोर्सेस के साथ रहा हूं, और इस पूरे इलाके के अंदर करीबन 130 से 140 किलोमीटर का साउथ लेबनान का जो बॉर्डर है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इस पूरे बॉर्डर इलाकों में घूमा। मजदल शम्स लगातार गोलान हाइट्स के पास का इलाका है, जहां पे लगातार साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जाते हैं, लेकिन वहां पे ड्रूज ज्यादा रहते हैं जो सीरिया से आते हैं। दरअसल गोलान हाइट्स एक तरीके का ट्राई जंक्शन भी समझ सकते हैं, जहां पे सीरिया का बॉर्डर, जहां पर इजराइल का बॉर्डर और जहां पे साउथ लेबनान का बॉर्डर, तीनों बॉर्डर लगातार लगते हैं। तो वहां पर ज्यादा मौजूदगी यूनिफिल की है, यानी यूएन की सिक्योरिटी फोर्सेज की है, जो मॉनिटरिंग काम के लिए वहां बैठी हुई है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इन इलाकों के अंदर साउथ लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह अटैक तो कर रहा था, लेकिन वो सारे के सारे अटैक थे इजराइल फोर्सेस के ऊपर, इजराइल कैंप के ऊपर। हाँ, और ये जो है फुटबॉल ग्राउंड पर अटैक हुआ है, ये आम लोगों पे हुआ है, रिहायशी इलाके में हुआ। जनरल बख्शी से मैं यही जानकारी लेना चाहता हूँ। जनरल बख्शी, आप हिजबुल्लाह के इस दावे को मानते हैं कि हमने अटैक नहीं किया, और अगर हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो क्या ये वॉर अब इससे ऊपर के लेवल में जाने वाली है, जब इजराइल इस पर रिटेलिएट करना शुरू करेगा? देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि इजराइल का हिजबुल्लाह के ऊपर हमला तकरीबन सर्टन है। बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स हैं, और वो अब उनको दनादन दागना शुरू कर रहा है आईडीएफ की टारगेट्स पे, सिविलियन टारगेट्स पे, और इसके चलते वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। 70,000 लोगों को एज अ प्रिकॉशन इज़राइल ने नॉर्थ जो उनका इज़राइल का इलाका है उससे हटा लिया था। अब कब तक वो अपनी जॉब से, अपनी फैक्ट्री से अलग रहेंगे? कभी ना कभी तो उनको वापस आना होगा, और उसके लिए इज़राइल को हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक्स के खतरे को नकारा करना होगा, उनको न्यूट्रलाइज करना होगा। उसके लिए एक लिटानी रिवर तक, जैसे उसने पहले हमला किया था 1983 में, 2006 में, वैसे लगता है कि इजराइल को ये अटैक रिपीट करना पड़ेगा। उसके पास कोई चारा नहीं है। अमेरिका लगातार उसको वार्न कर रहा है कि वो ऐसा ना करे, इससे युद्ध बहुत एस्केलेट हो सकता है, इससे ईरान का हस्तक्षेप होने की भी आशंका है, और युद्ध बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल स्पाइरल आउट हो सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट बाइडेन खुद बात कर चुके हैं, और अपना पक्ष समझाने नेतन्याहू साहब वॉशिंगटन गए थे। ठीक है सर, इस पर बात करेंगे। अभी बाइडेन की बात होगी, अभी नेतन्याहू की बात भी होगी, लेकिन इजराइल ने कैसे बदला लिया है ये दिखाना चाहता हूं मैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह से विध्वंसक बदला लिया है। दक्षिण लेबनान के चेबा में भारी बमबारी हुई है, हिजबुल्लाह का लॉन्च सेंटर तबाह कर दिया। मजदल शम्स में इसी लॉन्च सेंटर से हमला हुआ था। आईडीएफ आर्टिलरी फायरिंग में हिजबुल्लाह का बेस नष्ट। दक्षिण लेबनान में इजराइल का महाविध्वंस, आईडीएफ हमलों से टायर इलाके में तबाही। खफर किला में भी इजरायली एयर स्ट्राइक, बमबारी में हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर तबाह हो गए। आईडीएफ हमलों में कई लड़ाकों की मौत का दावा।
और धमाकों से दहला दक्षिण लेबनान का कफर किला। विस्फोटक धमाकों में तबाह हिजबुल्लाह की इमारत। हथियार डिपो में जाता था हिजबुल्लाह का लड़ाका। आईडीएफ के पिन पॉइंट अटैक में मारा गया हिजबुल्लाह लड़ाका। आईडीएफ हमले में तबाह हिजबुल्लाह का गोला बारूद डिपो। और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ बमबारी से कोराम फुटबॉल मैदान पर हमले का विध्वंसक बदला लिया है इसराइल ने। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का कहर टूट रहा है। इजरायली विदेश मंत्री कार्ड्स ने बड़ी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर का वक्त, ये कहा है कार्ड्स ने। مازوت كله عم يحترق. هذا كله المازوت. مازوت كله عم يحترق. هذا كله المازوت. مازوت كله عم يحترق. هذا كله المازوت. तो हिजबुल्लाह से टोटल वॉर। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के एयर स्ट्राइक से कोहराम मचा हुआ। फुटबॉल मैदान पर हमले का विध्वंसक बदला। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने और लॉन्च सेंटर तबाह। हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर का वक्त, ये कहा इजरायल के विदेश मंत्री कार्ड्स ने। और हिजबुल्लाह सभी रेड लाइंस क्रॉस कर चुका है, ये कहा कार्ड्स ने। यूएन कोऑर्डिनेटर ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है। इजरायली मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रही है। अमजरफ वोरा सर, आपका क्या असेसमेंट है? ये जो कुछ हुआ है, ये आगे इस वॉर को किधर ले जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूँ, आपसे सीखता हूँ। जैनुल बख्शी की मैं बात सुन रहा था, हर चीज जो वो कहते हैं 100% एक्यूरेट है। सिर्फ मेरे पीछे वर्चुअल तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ड्रूज कम्युनिटी की है, बिल्कुल हमारे जैसे लगते हैं। और इनके 12 बच्चे मारे गए थे हिजबुल्लाह की इस मिसाइल स्ट्राइक में। बाय द वे सर, ये अरबी बोलते हैं, 1000 साल पुराना धर्म है, लेकिन ये अपने आप को सनातनी मानते हैं। हर घर में भगवत गीता है। भगवान एक, नाम अनेक, आत्मा अमर है, आत्मा बार बार आएगी जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता। एग्जैक्टली सनातन के जो बिलीफ्स हैं वो इनके हैं। वेरी फाइन कम्युनिटी में इनके बच्चों को मारा है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, मेरे एक इजरायली दोस्त ने पूछा है मुझसे, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया, शायद आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। उन्होंने एक सवाल किया, शायद आप जवाब दे सकें, शायद जैनुल बख्शी जवाब दे। उन्होंने कहा, मिस्टर एम्बेसडर, व्हाई इज हिजबुल्लाह अटैकिंग अस? वी आर फाइटिंग विद हमास, आर दे रिलेटेड? अब ये सवाल पूछ रहा है कि हिजबुल्लाह तू कौन है? तू चाचा है हमास का? सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ रहा है। मेरा जंग तो हमास के साथ है जिसने मुझ पे हमला किया था। तू क्यों बीच में कूद पड़ा है? खुद ही क्यों बीच में कूद पड़े? इस सब का मतलब क्या है सर? इज दिस इस्लाम वर्सेस इजराइल जूस, या इज इट इजराइल वर्सेस दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? इसका जवाब कौन देगा? और मेरा ये मानना है कि इजराइल अब पूरी तरह से अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करेगा। वो अब रुकेगा नहीं सर। ये वॉशिंगटन से होके आया, उसको ग्रीन लाइट मिल गई है, जो करना है कर। सही कह रहे हैं सर आप। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि आखिर ये लड़ाई है किसके बीच। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर है। इजरायल की बमबारी से थर्राया दक्षिण लेबनान। आईडीएफ फाइटर्स ने रात भर विध्वंसक एयर स्ट्राइक की है। बेका वैली से कफर किला तक बम बरसाए हैं। टायर हरफा और ख्याम में भी विस्फोटक धमाके हुए हैं। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के पूरे सफाई की तैयारी है। तो लेबनान में जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ है, वहां आईडीएफ की इतनी बमबारी हुई है कि लेबनान तक कांप गया है। कैसे? आप देखिए, आईडीएफ यानी इजरायल की सेना ने रात भर विध्वंसक एयर स्ट्राइक किए वहां पर। इजरायल की बमबारी से थर्राए दक्षिण लेबनान के शहर। बेका वैली से कफर किला तक विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुआ है। टायर हरफा और ख्याम में विस्फोटक धमाकों से दहशत फैल गई। हिजबुल्लाह ठिकानों की रेकी कर विध्वंसक हमले किए गए। हिजबुल्लाह को कीमत चुकानी होगी, यह इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने विध्वंसक चेतावनी दी है। इजरायल को बड़े हमलों की धमकी दी है हिजबुल्लाह ने। मेरे साथ युद्ध किया तो पछताना पड़ेगा, यह हिजबुल्लाह ने कहा है। इजरायल के हर हमले का जवाब मिलेगा, यह हिजबुल्लाह ने कहा है। लेबनानी मीडिया का बड़ा दावा। और हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल में भारी उबाल। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी होगी, यह नेतन्याहू ने कहा है। लेबनान में घुसकर हमले के प्लान में इजरायल। लेबनान में एक बड़ा हमला कर सकता है इजरायल। हिजबुल्लाह पर सबसे बड़े हमले के लिए आईडीएफ तैयार।
टोटल वॉर का काउंटडाउन। इजराइल हिजबुल्ला, नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को बड़ी चेतावनी दी, विध्वंसक पलटवार की धमकी दी, भारी कीमत चुकानी होगी नेतन्याहू ने कहा। तो हिजबुल्ला कह रहा है युद्ध किया तो पछताना पड़ेगा। लेबनान में घुसकर हमले के प्लान में इजराइल ये कह रहा है इजराइल, तो इजराइल के हर हमले का जवाब मिलेगा, ये हिजबुल्ला कह रहा है। हिजबुल्ला पर सबसे बड़े हमले के लिए तैयार है आईडीएफ, उधर हमले के लिए 1 लाख लड़ाके हिजबुल्ला के तैयार हैं। पूरे लेबनान में एयर स्ट्राइक का प्लान है इजराइल का, उधर हूती और हमास के साथ मिलकर हमला करेगा हिजबुल्ला, ये जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच इजराइल और हिजबुल्ला में जंग भड़क सकती है। हिजबुल्ला से ऑल आउट वॉर की आशंका है। इजराइल हिजबुल्ला युद्ध को लेकर अमेरिका में टेंशन है। इजराइल को अमेरिका का समर्थन व्हाइट हाउस ने कहा है। हिजबुल्ला के हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव, ये कह रहा है अमेरिका। अमेरिका की क्या भूमिका है जनरल बख्शी इसमें? देखिए, अमेरिका अभी तक इजराइल की सिक्योरिटी को अंडरराइट कर रहा है। उसने इंश्योर किया है कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है ओवरऑल मिडिल ईस्टर्न जो उनके दुश्मन है, कोई उनके बराबरी नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, उनकी एयर पावर में खासकर। तो वो लेकिन चिंतित है कि अगर लड़ाई बढ़ी, दायरा बढ़ा, तो ईरान इसमें आ सकता है। 2500 रॉकेट्स और मिसाइल्स ईरान के पास हैं, जिससे कि ये युद्ध बहुत फैल सकता है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन दोनों हो सकती है, ये अमेरिका की चिंता है। लेकिन इजराइल की मजबूरी है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जोलान हाइट से, लेबनान से, उसके ऊपर जो लिटानी रिवर के पार ताबड़तोड़ फायर होता रहे। जो पिछले सीज फायर जब हुआ था हिजबुल्ला और इजराइल के बीच, तो फिर वो बात की गई थी कि वो इस नदी के उस पार रहेंगे, उसके आगे लिटानी नदी के आगे नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके वो पूरे आ गए हैं बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर तक, और वहाँ से वो विध्वंसक हमले कर रहे हैं ऑन इजरायली टारगेट्स। जैसे अभी मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र एम्बेसडर वोरा साहब कह रहे थे कि उन्होंने द्रूज बच्चों पे हमला किया है, जो बेसिकली अरब कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए जो हिजबुल्ला है इसको डिनाई कर रहा है, जैसे कि आपने पूछा था, इसलिए डिनाई कर रहा है कि जो टारगेट हुए हैं वो द्रूज हैं, वो इजरायली नहीं, मतलब दूसरे मूल के लोग हैं जो कि वो अरब समझे जाते हैं। और इसलिए हिजबुल्ला कह रहा है नहीं जी, हमने अरब बच्चों को नहीं मारा, लेकिन और तो कोई है नहीं वहाँ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सब, लेकिन एक सवाल ये है, ये जो है इतनी बड़ी बात आपने कही सर कि हिजबुल्ला के पास इतने सारे रॉकेट्स हैं, ईरान के पास इतने सारे रॉकेट्स हैं, हिजबुल्ला की धमकी का क्या असर देखें सुमित? हिजबुल्ला की धमकी है या वाकई वो कोई इतना बड़ा अटैक करने की तैयारी में है? देखिए गौरव, एक चीज जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि दोनों की तरफ क्या ऑप्शन है, दोनों के पास क्या क्या ऑप्शन है। आप और हम जब बात कर रहे हैं, समय वॉर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है इजराइल में, इसको लेकर बड़ी गहन विषय चल रहा है कि आखिरकार किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए। अगर ग्राउंड अटैक्स किए जाएंगे तो वो सिर्फ साउथ लेबनान में किए जाएंगे, क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहेगा कि वो लेबनान के दूसरे इलाकों तक आगे बढ़े, क्योंकि निश्चित तौर पर उनका फिर जो एंगेजमेंट है बहुत लंबा बढ़ेगा। एयर स्ट्राइक्स का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसको लेकर बातचीत चल रही है कि क्यों ना बेरूट के आसपास, जहां पर लगातार हिजबुल्ला के बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, उनके बड़े ऑफिसेज हैं, उनको टारगेट किया जाए। साउथ लेबनान की जगह बेरूट के आसपास भी अटैक किया जाए, और उसी के लिए अभी तक हिजबुल्ला ने अपने कई ऑफिस को खाली भी करा दिया है। वहीं हिजबुल्ला की अगर आप बात करें, हिजबुल्ला के पास 2011 के बाद कई ऐसी मिसाइल, कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। आपने अभी भी देखा कि वो इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट कर रहे हैं, लंबी दूरी की मिसाइल दाग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भले ही आप ये कह लीजिए कि इजराइल के पास सुपीरियरिटी है खासतौर पे डिफेंस को लेकर, आप कह सकते हैं कि उनके पास एयर स्ट्राइक्स को लेकर, लेकिन एक जरूर है कि डिफेंस पावर अब हिजबुल्ला के पास भी आ गई, और हिजबुल्ला को जो बाकी ईरान की मिल रही है वो उसके लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो निश्चित तौर पर भले ही इजराइल का एक अपर हैंड हो, लेकिन हिजबुल्ला के पास भी जो टेक्नोलॉजी है, जो चीजें हैं, वो इजराइल को परेशान जरूर कर सकती है। लेकिन ये एकदम तय है कि इजराइल रिस्पॉन्ड बहुत स्ट्रिक्ट करेगा, बहुत हार्ड रिस्पॉन्ड करने वाला है, और ये भी कि अब उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो सिर्फ साउथ लेबनान तक लिमिटेड नहीं रहने वाला, वो हिजबुल्ला के गढ़ में उनके बड़े बिल्डिंग्स को जरूर टारगेट करेगा। ठीक है सुमित, आप रहिए मेरे साथ। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, लेकिन खबर से पहले हम दिखाना चाहते हैं कि अब क्या सेगमेंट हम आपके लेकर आए हैं। अमेरिकी इलेक्शन वर्ल्ड वॉर कनेक्शन, ये बहुत यूनिक सेगमेंट है, इसको ध्यान से देखिए। बाइडेन प्रशासन
पर ट्रंप ने एक बड़ा हमला बोला है। बाइडेन हैरिस कमजोर और प्रभावहीन, ये कहा है ट्रंप ने। कमजोर बाइडेन प्रशासन की वजह से हमले हुए, ये ट्रंप ने कहा। हिजबुल्लाह की मिसाइल से बच्चे मारे गए, इजराइल पर हमले को भुलाया नहीं जा सकता, यह भी कहा ट्रंप ने। और उससे अगली बात जो है वो तो और भी बड़ी है। देखिए, ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि बाइडेन हैरिस कमजोर और प्रभावहीन है, लेकिन अगली बात आपको सुनाते हैं। कमला हैरिस की जीत से वर्ल्ड वॉर का खतरा है, ये कहते हुए ट्रंप। कमला हैरिस अगर जीती तो वर्ल्ड वॉर का खतरा। कमला हैरिस की जीत से भड़केगा मिडिल ईस्ट में युद्ध, ये कहा है ट्रंप ने। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है। तीसरे वर्ल्ड वॉर के बेहद करीब है दुनिया। अक्षम लोगों की वजह से ऐसे हालात बने हैं, ये ट्रंप ने कहा है। तो अमेरिका के इलेक्शन का वर्ल्ड वॉर कनेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस को लेकर बड़ा दावा। कमला अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीती तो युद्ध भड़केगा। कमला की जीत हुई तो मिडिल ईस्ट में युद्ध और विनाशक होगा। कमला की जीत हुई तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ेगी। दुनिया इस वक्त तीसरे वर्ल्ड वॉर के बेहद करीब है। अब सर, आई डोंट नो कि आप डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसक हैं या नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ऐसी बातें कहते हैं कि वही वाली बात होती है, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। ये कौन सा स्टेटमेंट है? क्या कह रहे हैं? कमला हैरिस को क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो ये आपने मुझसे पूछा है? यस सर, हम ऐसे बोल रहा हूं। Yes, certainly. Sir, he just wants to totally ensure कि कमला हैरिस का कोई चांस नहीं, वैसे भी कोई चांस नहीं है। ब्लैक लेडी, इंडियन अफ्रीकन ओरिजिन की, वो कभी नहीं जीतेगी। अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर दिस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अपने सपोर्टर्स को सारे हैं जो उनके कमिटेड रिपब्लिकन, देखिए दुनिया में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सारी दुनिया को भी बता रहे हैं कि आप कमला हैरिस की जरा तरफदारी मत करिए, दोस्ती मत करिए, उसके बस में कुछ नहीं है। तो ये पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स ये दे रहा है, पर ये बात सही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, एज यू राइटली सेड कि यहाँ मेरे दोस्तों या मेरे दुश्मनों, मुझे आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर जो एक चीज इन्होंने कही है कि ये लोग कमजोर रहे हैं अपने रिस्पॉन्सेज में, ये बिल्कुल सही है। शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब होते तो वो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स देते इजराइल के पक्ष में, और अभी जो बाइडेन ने उस तरह का नहीं दिया है, मेरा ख्याल ये थोड़ा सा नाराज है। बट सर, एक चीज बिल्कुल सही है, जूइश लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका में, पूरी दुनिया इस समय, मेरा मानना है, फॉरगेट अबाउट द इस्लामिक कंट्रीज और बाकी जिनका अपना कोई इंटरेस्ट है, वो सब समझते हैं कि इजराइल को जीने का हक है, जबकि हिजबुल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहता है, सर सुनिए, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। क्या मैं आगे कह सकता हूँ इससे? बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। लेकिन देखिए सर, एक और बड़ी खबर, अभी हम राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर खबरें दिखाते रहेंगे अमेरिका में जो कुछ हो रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप और कमला में कांटे की टक्कर, ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। एकदम से सर्वेज आए हैं जो कमला हैरिस का अपर हैंड बता रहे हैं। नए पोल में कमला और ट्रंप में सिर्फ 2% का अंतर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल सर्वे में ट्रंप को अब मामूली बढ़त दिखाई गई है। इससे पहले के सर्वे में कमला हैरिस बहुत तेजी से ऊपर आई थी। फोर्ब्स के पोल में ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रही है कमला। तो कमला हैरिस बाइडेन के मुकाबले ज्यादा मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरी हैं, और उनकी जो रेटिंग्स हैं सर्वे में वो बाइडेन से ज्यादा अच्छी हैं, और कमला हैरिस ट्रंप को टक्कर देती नजर आ रही हैं। कमला और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल का सर्वे डोनाल्ड ट्रंप को 49% वोट और कमला हैरिस को 47% वोट, जो कि नवंबर तक इलेक्शंस के लिए माने कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फोर्ब्स और हैरिस एक्स का ये सर्वे है, डोनाल्ड ट्रंप को 47% वोट और कमला हैरिस को 45% वोट। 22 से 25 जुलाई के बीच ये अमेरिकन के बीच सर्वे हुआ है। 81% ने बाइडेन के उम्मीदवारी छोड़ने को सही कहा है। बाइडेन के रेस से बाहर होने पर ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, फोर्ब्स और आरटी तीनों कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच बाइडेन को ओबामा ने दी थी पद से हटाने की धमकी। ये बड़ी खबर आ रही है। बाइडेन को राष्ट्रपति पद से हटाने की धमकी दी थी। राष्ट्रपति उम्मीदवारी नहीं छोड़ने पर धमकी दी गई थी। चेतावनी के बाद बाइडेन ने उम्मीदवारी छोड़ी थी। खोजी पत्रकार सिमोर हर्ष के हवाले से स्पुतनिक का दावा। तो ओबामा की बाइडेन को धमकी, ये तो बहुत चौंकाने वाली खबर है। जो बाइडेन को बराक ओबामा ने
राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी छोड़ने को कहा। बाइडेन के उम्मीदवारी नहीं छोड़ने पर पद से हटाने की धमकी दी। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत पद से हटाने की चेतावनी दी। 25वें संशोधन में महाभियोग बीमारी की स्थिति में पद से हटाए जाने की बात कही गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के डोनर्स की फंडिंग रोकने की धमकी के बाद ओबामा ने बाइडेन को फोन किया। यह दावा है सिमोर हर्ष और स्पुतनिक का। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ट्रंप पर हमला जिस जगह हुआ था वहां वापस लौटेंगे ट्रंप, ये जानकारी आ रही है। पेंसिल्वेनिया में नई रैली करेंगे ट्रंप। बटलर में फिर से होगी ट्रंप की बड़ी रैली। ट्रंप ने नई रैली का ऐलान किया है। बोलने की आजादी कोई नहीं छीन सकता, यह कहा है ट्रंप ने। सुमित, वैसे तो ये इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और इसमें तो इंडिया के जो अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं उससे ज्यादा मसाला दिख रहा है इस इलेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप का जो कैंपेन है, जो एग्रेशन वो दिखा रहे हैं, ये वाकई उनके लिए बहुत हद में जा रहा है। उनके प्रशंसकों को बहुत पसंद आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आप इसको मान के चलिए। मैं पहले भी कह रहा था कि कमला हैरिस का नाम जब अनाउंस हुआ तब भी मैं कह रहा था कि देखिए गाड़ी अब छूट चुकी है लगातार। और ये इसलिए छूट चुकी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब लोगों के जहन में या उनके अंदर जो उनकी पोजीशनिंग हो गई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अभी अगर पेंसिल्वेनिया वाला जो उन्होंने ऐलान किया है कि वो दोबारा से उसी जगह पर जाके रैली करेंगे, एक तरीके का स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। बाइडेन में और डोनाल्ड ट्रंप में ज्यादा और का फर्क नहीं है, 3 से 4 साल का फर्क है, लेकिन वो लगातार इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं ज्यादा हेल्थ वाइज ज्यादा स्टेबल हूं। बाइडेन की बीमारी को लेकर, उनकी ओल्ड एज को लेकर पूरे अमेरिका के अंदर चर्चाएं हैं। यहां तक कि उनकी पार्टी में भी इसको लेकर ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, भूल जाते हैं। उनके पार्टी के साथ, देश के साथ साथ उनकी पार्टी पे भी पकड़ ना के बराबर हो गई। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें जाहिर करने का, इनको बार बार दोहराने का मतलब ये होता है कि आप एक वीक प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे थे। और कमला हैरिस को देखकर ये कहा जा रहा है कि देखिए, जब उन्होंने अफगानिस्तान का डिसीजन हुआ, जब इवैक्यूएट करने का यूएस फोर्स, तब भी वो ज्यादा रजिस्ट नहीं कर पाई। वो ज्यादा अपना पार्टी के अंदर या वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए ज्यादा उसके बारे में नहीं बोल पाई। तो निश्चित तौर पर एक ऐसे प्रेसिडेंट को लाकर क्या फायदा जो लगातार अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने लोगों से बातचीत ना कर सके, उनके दबाव में आ जाए। तो इस तरीके की लगातार बातचीत चल रही है। और ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप कई चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपनी पॉलिसीज को लेकर और जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे, रशिया और यूक्रेन का वॉर ठीक है खत्म कर, तो ऐसा लोगों को लगता है, होप दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना दोबारा से देश के हित में होगा। ठीक है सुमित, आप रहिए मेरे साथ। इसी बीच देखिए, अब हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन वॉर की, और आपको ये अब देखना होगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुतिन और किम की जंगी तैयारी, और यहाँ भी अमेरिका आएगा बीच में, केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो अमेरिका यूक्रेन को समर्थन कर रहा है। अब ऐसा लग रहा है ये युद्ध अमेरिका से ही होने जा रहा है क्या? खबरें देखिए। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर विध्वंसक अटैक, रूसी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर बारूदी अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी अटैक में खाक हुआ आर्मर्ड व्हीकल, यूक्रेनी माइन से टकराए कई रूसी व्हीकल। और रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन अटैक, यह भी आपको देखना चाहिए। रूस के ऑयल डिपो पर प्रचंड ड्रोन अटैक, कुर्स्क के ऑयल रिफाइनरी में यह ड्रोन हमला हुआ। यूक्रेनी ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। और उसी एयरफील्ड पर यूक्रेन का अटैक, ये भी देखिए। रयाजन रीजन में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। द्यागिलेवो एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूसी एयर डिफेंस ने तबाह किए यूक्रेनी ड्रोन्स। रूस के 3 एयरफील्ड पर विनाशक हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले से 3 रूसी एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा है। सारातोव, मुर्मांस्क, रयाजन में ड्रोन अटैक हमले से रूसी Tu-22 M3 बॉम्बर को नुकसान की खबर है। यूक्रेनी बॉर्डर से 1800 किलोमीटर दूर बेस पर अटैक हुआ है। तो यूक्रेनी हमलों से किस तरह से रूस दहल गया, ये देखिए। 3 रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का सुसाइड ड्रोन अटैक, सारातोव, मुर्मांस्क और रयाजन पर अटैक हुआ है। मुर्मांस्क में Tu-22 M3 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा है। रयाजन में बॉम्बर्स के रिपेयर प्लांट पर हमला हुआ है। 30 से ज्यादा ड्रोन से हमला हुआ है, 23 इंटरसेप्ट किए गए। कीव इंडिपेंडेंट ने हमें ये जानकारी दी है।
और रूस का सुखोई 34 बॉम्बर क्रैश हो गया, ये जानकारी सामने आई है। सुखोई 34 बॉम्बर क्रैश होना छोटी बात नहीं है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, वोल्गोग्राद में रूसी बॉम्बर क्रैश, एक महीने में तीसरा रूसी विमान क्रैश। हादसे में बाल बाल बची पायलट की जान, रूसी विमान के क्रैश होने की वजह साफ नहीं है। और एक और बड़ी खबर, क्रैश हुआ यूक्रेन का मिलिट्री विमान। अभी हम रूस के सुखोई की बात कर रहे थे, अब मिलिट्री विमान क्रैश हुआ यूक्रेन का। खार्किव में यूक्रेनी K-10 विमान क्रैश, हादसे में यूक्रेनी पायलट की मौत, यूक्रेनी पायलट की जानकारी पर सस्पेंस। और यूक्रेन की हालत कितनी पतली है इस वॉर में, अब इस खबर से समझिए। घायल सैनिकों को अब वॉर फ्रंट पर भेज रहा है यूक्रेन। 75% घायल सैनिकों की वॉर फ्रंट पर वापसी हो गई है। पुनर्वास के बाद फिर से युद्ध के मैदान में पहुंचे यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री नतालिया कालमिकोवा का यह दावा है। तो घायल सैनिकों के साथ युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन। 75% घायल यूक्रेनी सैनिक युद्ध में वापस लौटे हैं। पुनर्वास के बाद युद्ध के मैदान में वापस लौटे हैं ये। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री का दावा, पूरी तरह से ठीक होकर वापस लौटे। यूक्रेन के 1,20,000 से ज्यादा सैनिक युद्ध में घायल हैं। करीब 96,000 यूक्रेनी सैनिकों की वापसी की संभावना है, कीव इंडिपेंडेंट ये कह रहा है। जनरल बख्शी सर, आपसे ज्यादा मिलिट्री स्ट्रैटेजी और वॉर के बारे में कौन बता सकता है? ये ऐसे युद्ध जीत सकेंगे? 75% घायल सैनिक यूक्रेन के कितने काम आएंगे सर? देखिए, यूक्रेन की हालत पतली हो गई है, खासकर मैन पावर। उनके 5 लाख जो हैं उनके सिपाही मारे गए हैं और कोई 1 मिलियन के करीब उनके जो घायल हैं। अब दे आर स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल। वहाँ पे रशिया ने पहले खार्किव की तरफ हमला किया ताकि जो ईस्ट और साउथ में रिजर्व्स हैं उनको ऊपर खींच ले, और उसके बाद अब उसका भीषण हमला जो लुहांस्क और दोनेत्स्क के प्रोविंसेस में यानी ईस्ट में शुरू हुआ है। उसकी गार्ड्स टैंक आर्मर्ड डिवीजन अब कुपियांस्क की तरफ भीषण हमले कर रही है। ये ज्यादा देर का खेल नहीं है। जो उनको क्लेम इलाके थे वो सब वो ले लेंगे। ये लड़ाई का निर्णायक तो हो चुका है। कितने और जाने गंवाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, ये उन्हीं का फैसला है। उनको अब कोई पीस टॉक्स भी अमेरिका नहीं करने दे रहा।